गुड हेल्थ होना चाहिए। ये तो जिनका शरीर बिल्कुल हेल्दी है, दुनिया के सबसे सुखी आदमी वही है। इसलिए कोशिश क्या करना है कि हम हेल्दी हों और पूरा परिवार हेल्दी हो, और पूरा परिवार के साथ पूरा समाज हेल्दी हो। क्योंकि हेल्थ का परिभाषा ही होता है कि हम शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है, तभी स्वस्थ है। अगर कोई आदमी शरीर से केवल स्वस्थ है तो वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा, तो दिमाग में टेंशन तो आता रहेगा। तो आर्थिक पुराना कपड़ा दीजिए, पुराना चलेगा, नया कपड़ा लग नहीं है, पुराना कपड़ा वहाँ से मांग लीजिए, उसी से मांगे, खराब है कपड़ा। बाबा जी का दुकान है, वही है, वही दुकान से लाए। सही वाला है। अच्छा अच्छा, कोई बढ़िया कपड़ा नहीं ना दीजिए। नहीं वही से। अच्छा ठीक है, तो खा दीजिए। तो इसी को समझना है यहाँ पे हेल्थ को। अब हेल्थ कैसे में हो रहा है कि दुनिया का सबसे अनमोल चीज होता है हमारा हेल्थ, जिसका कोई कीमत अदा नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखना कि हम बीमार कैसे पड़ जाते हैं। अब बीमार पड़ने का कारण क्या क्या होता है, तो बॉडी के अंदर में एक सिस्टम होता है, ठीक है ना। सिस्टम होता है, जैसे कि आप भोजन को पेट के अंदर में डाल देते हैं, तो भोजन को जब पेट के अंदर में डाल देते हैं तो हमारा पूरा बॉडी हेल्दी कैसे रहता है। यहाँ पे हमारे बाल को, आँख को, नाक को, हाथ को, पैर को भोजन कहाँ से मिल जाता है। तो बॉडी में कोई कोई सिस्टम काम कर रहा होगा तभी तो ऐसा होता है। पेड़ पौधा में जड़ में पानी डाल देते हैं और पेड़ पौधा हरा भरा होकर के खिल जाता है, विकसित हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी सिस्टम होता है। तो बॉडी को थोड़ा समझने का जरूरत है कि हमारा बॉडी जो बना है वो हमारा सेल होता है। सेल बोले तो ये जड़ बोलते हैं इसको। जैसे होता है कोई आदमी बोले कि जड़ से बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन उनको मालूम है जड़ क्या होता है। तो जड़ हमारा सेल होता है। सेल क्या होता है कि लगभग इसमें 63 खरब सेल हमारा बॉडी के अंदर में होता है। सेल को समझने के लिए जैसे बालू और मिट्टी का कण होता है, बस यही समझिए। जैसे बहुत सारा ईंटा बनता है, तो ईंटा जो बना है, ईंटा के अंदर में मिट्टी और बालू का कण होता है तभी ईंटा बनता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर बना है। अब ये जो मंदिर बना है इसके अंदर में कितना एक ईंटा में कितना बालू और मिट्टी का कण होगा, सोच सकते हैं उसे कितना लगा होगा। उसी तरीके से हमारा पूरा बॉडी सेल से बना हुआ है। हम लोग सेल के ही बनकर पूरे हो गए, पूरा सेल से बना है। तो ये सेल हो गया। सेल को ही यहाँ पे शुद्ध हवा, भोजन और पानी की जरूरत होती है। अगर इसको शुद्ध भोजन, हवा, पानी मिलता रहेगा, अगर सेल मजबूत है तो पूरा बॉडी मेरा मजबूत है, और अगर सेल कमजोर हो गया तो पूरा का पूरा बॉडी कमजोर हो गया। तो ये सेल हो गया। बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनते हैं। बहुत सारा सेल का मतलब टिश्यू का मतलब समझ सकते हैं कि ईंटा। बहुत सारा जब ईंटा बनता है तो जाकर के ये मिट्टी और बालू का कण मिलकर के टिश्यू बनता है। तो टिश्यू क्या करता है, टिश्यू के सेल के पास टिश्यू होता है, तो टिश्यू को भी हेल्दी होना चाहिए इसको। अगर ये तो टिश्यू भी हेल्दी रहेगा तो जाके सेल भी हेल्दी होगा। तो ऐसे करके बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गेन बनते हैं। ऑर्गेन का मतलब हो गया लीवर, हार्ट, किडनी, आईज, नोज, एक्सटर्नल, इंटरनल, जितना भी ऑर्गन आपको दिखाई पड़ता है, तो ये हमारा ऑर्गन जो बनता है वो सेल और बहुत सारे टिश्यू को मिलने के बाद से ऑर्गन बनता है। जितना भी बॉडी के अंदर का ऑर्गन होता है, और ये सारा ऑर्गन मिलकर के सिस्टम बनता है। सिस्टम का मतलब हो गया कि जैसे आपका पाचन तंत्र में कौन कौन सा ऑर्गन भाग ले रहा है, श्वसन तंत्र में कौन कौन सा ऑर्गन भाग ले रहा है, ब्लड सर्कुलेशन में कौन कौन सा, सब अलग अलग है ना। तो उसी तरीके से ये सिस्टम बनता है, इसी को बोलते हैं सिस्टम। और सारे सिस्टम को मिलने के बाद हमारे बनता है बॉडी। ये हमारी बॉडी की संरचना हो गई, जैसे शरीर बनता है। ये सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, सिस्टम हो गया, और ये हमारा बॉडी हो गया, ठीक है ना। तो ये बॉडी को चलाने के लिए किस चीज़ की जरूरत है, सिस्टम की, है ना। बॉडी कब चलेगा, जब यहाँ पे सिस्टम ठीक होगा। तो इसी सिस्टम को समझना है, इसको मिला करके सिस्टम मिला, इसी सिस्टम को हमारा समझना है। तो हम जो बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को थोड़ा समझने का है। अब यहाँ पे हमारा सिस्टम अगर सही है तो बिल्कुल हमारा बॉडी हेल्दी है, और सिस्टम बिगड़ गया तो बीमारी आने शुरू करेगी। तो बीमारी आने का कारण क्या हो गया, सिस्टम का बिगड़ना, है ना। आपके बॉडी के अंदर में जो सिस्टम है, तो सिस्टम को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे सिस्टम कैसे काम करता है। अब बताइए बॉडी का सही सिस्टम को चलाने के लिए क्या चाहिए, भोजन लेते हैं आप लोग, भोजन, हवा और पानी, ये लेते हैं ना। बॉडी का सिस्टम डेली भोजन क्यों करते हैं, हम और भोजन सब तो करते हैं ना, भोजन क्यों करते हैं, भोजन क्यों करते हैं, सिस्टम को सही रखने के लिए। सिस्टम सही रहेगा तो हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा,
जनरल भाषा में क्या बोलते हैं कि भोजन करते हैं जिंदा रहने के लिए। तो जिंदा कब रहे, जब सिस्टम सही रहेगा तभी ना जिंदा रहिएगा। तो बिना भोजन, तो सिस्टम हमारा चलता है भोजन से, ठीक है ना। तो ये सिस्टम बिगड़ता है, ये सिस्टम हो गया। अब कहने का मतलब कि हमारी बॉडी का सिस्टम चल रहा है भोजन, हवा और पानी से। यहाँ दवाई से चल रहा है क्या? नहीं, दवाई की जरूरत है? नहीं, नहीं ना है, इसको समझने की जरूरत है। ये तो सिस्टम को चलाने के लिए हमको भोजन, हवा, पानी की जरूरत है, और दवाई की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। किन्हीं को लग रहा है कि दवाई की जरूरत है? अगर दवाई की जरूरत रहती तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, भोजन, हवा, पानी नहीं लेते और मेडिकल की दवाइयाँ एक एक कटोरा खाते, या आयुर्वेद की दवाइयाँ खाते हैं, या होम्योपैथ की दवाइयाँ खाते हैं, है ना। तो सिस्टम को सही रखने के लिए किस चीज़ की जरूरत है? भोजन, हवा, पानी की। बाकी दवाई की जरूरत नहीं है। तो यहाँ सिस्टम हमारा काम करता है इसी से। तो इसी को समझना है कि बॉडी को हेल्दी रखने के लिए भोजन की जरूरत है, दवाई की जरूरत नहीं है। ये समझ। पहली बात, सबसे मेन बात ये है, लोगों के मन में क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर की दवाई खा के ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर की दवा खा करके आप सिस्टम को चलाने के, डॉक्टर की दवाई का काम ही नहीं है। तो फिर डॉक्टर की दवा से कैसे ठीक हो पाएंगे आप? तो डॉक्टर की दवाई क्या करेगा? बीमारी के लक्षण को दूर करेगा, बीमारी को कंट्रोल करेगा, लेकिन बीमारी को दूर कभी नहीं करना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सिस्टम को चलाने के लिए दवाई की जरूरत नहीं है ना। समझ रहे हैं ना? तो ये समझ रहे हैं। अब मोटरसाइकिल है, इसको चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, लेकिन हम पानी डाल के चलाएंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने सिस्टम बनाया तेल से चलेगा। उसी तरीके से ऊपर वाले ने सिस्टम बनाया हमारी बॉडी का कि ये कैसे चलेगा? भोजन, हवा, पानी से। हो गया। तो ये सिस्टम को समझना है। अब ये सिस्टम बिगड़ता कैसे है? तो यहाँ सीधा कहने का मतलब कि आपका भोजन आपकी बीमारी है और आपका भोजन आपकी दवाई है। सही भोजन ले रहे तो दवाई का काम कर रहा है, गलत भोजन ले रहे तो बीमारी का काम कर रहा है ना। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये सिस्टम बिगड़ता कैसे। ये तो सिस्टम हो गया कि भोजन, हवा, पानी को हम लोग पेट के अंदर में डाले और पेट में जाकर क्या हुआ? ये डाइजेस्ट हुआ, ये पाचन हुआ, और डाइजेशन जब सही हो गया तो इसका विटामिन न्यूट्रिशन निकला जी, भोजन के माध्यम से विटामिन न्यूट्रिशन निकला। और ये क्या किया? जाकर के पूरे बॉडी को अपना अपना जो विटामिन, बॉडी से आपका हार्ट को क्या चाहिए, लीवर को क्या चाहिए, ब्रेन को क्या चाहिए, अपने अपने भोजन को स्वीकार किया पेट के अंदर से, तब जाके हेल्दी रह गए। ये सिस्टम, अब ये सिस्टम बिगड़ता कैसे, बीमार कैसे पड़ जाते हैं? तो सिस्टम को बिगड़ने में इसको देखना है कि सिस्टम बिगड़ता कहाँ से, इसको थोड़ी सी समझने की जरूरत है। बात तो समझ में आ रही है ना? बिल्कुल मैं साधारण सा हिंदी शब्द में बात कर रहा हूँ, है ना। अब ये सिस्टम बिगड़ता कहाँ से है? सिस्टम को बिगड़ने में सबसे पहले क्या होता है कि बॉडी के अंदर में टॉक्सिन आ जाती है और बॉडी को न्यूट्रिशन, विटामिन मिलना बंद हो जाता है ना। ये हो गया। ये इसकी मात्रा, गंदगी की मात्रा बढ़ गई और इसकी मात्रा घट गई। मतलब यहाँ पे बीमार, सिस्टम को बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान किसका? वो टॉक्सिन का। वो टॉक्सिन एक प्रकार की गंदगी हो गई, है ना। एक प्रकार की गंदगी हुई। अब बोलेंगे कि भाई हम लोग तो गंदगी शरीर के अंदर में डाल ही नहीं रहे, तो ये गंदगी कहाँ से आ जाती है? तो गंदगी को थोड़ा, टॉक्सिन को थोड़ा समझने की जरूरत है। ये गंदगी एक प्रकार की, ये गंदगी एक प्रकार का जहर, एक प्रकार का मल बोल सकते हैं इसको। अब जैसे हम लोग अभी यहाँ रूम में आगे बैठे तो अभी सफाई करनी पड़ी ना, बहुत सारी गंदगी जमा हो गई थी, तो डेली घर की सफाई करते हैं। अगर डेली घर की सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? डेली स्नान नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक ही कपड़ा पहन कर रखेंगे तो क्या होगा? सोच के समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये गंदगी होती है जो कि गंदगी का काम करती है। क्या होता है? जैसे झाड़ू लगा करके और कोना में जमा करते जाए, एक साल के बाद क्या होगा? वहाँ एक साल एक घर में गंदगी को निकाल के कोना में जमा कर दीजिए, एक साल के बाद क्या होगा? पूरा उसमें जीवाणु, कीटाणु, कीड़ा मकोड़ा सब आ जाएगा, पूरा घर दुर्गंध देने लगेगा। तो उसी प्रकार से ये बॉडी के अंदर में जमा होता है। बाहर का चीज तो आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन ये जो अंदर जाके जमा होता है यही सारी बीमारियों को निर्माण करता है और यही सिस्टम को बिगाड़ता है। ये सिस्टम को बिगाड़ने का काम यही से शुरू हो जाता है, ये टॉक्सिक है। तो ये गंदगी ही आपकी बीमारियों को जन्म देता है। सारी बीमारियों का कारण ये गंदगी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये गंदगी बॉडी के अंदर में आती कहाँ से, क्योंकि हम और आप तो डालते नहीं है। तो सबसे पहले बॉडी, शरीर के अंदर में हम लोग क्या डालते हैं? भोजन। यहाँ से कोई व्यक्ति है जो भोजन लेते ही नहीं है, भोजन तो सबको लेना है जी। अब ये आज का भोजन प्रदूषित हुआ कि नहीं? जितने प्रकार का आप अनाज ले रहे हैं, अब जितने प्रकार का अनाज ले रहे हैं, अनाज प्रदूषित हुआ कि इसमें डीएपी और यूरिया खाद का इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके माध्यम से आपके बॉडी में गंदगी जा रही है।
जितना भी आप क्या डालते हैं, जैसे ये आपका डोगरा गांव हो गया। डोगरा गांव में जो 10 साल 20 साल पहले ज़मीन था आज भी वही है, ज़मीन बढ़ी नहीं है, लेकिन लोगों की जनसंख्या बढ़ गई। तो लोगों की जनसंख्या बढ़ती चली गई और ज़मीन घट भी गया। कैसे? जैसे जैसे अब वहाँ पे नए नए घर बनने लगे तो ज़मीन आपका और कम हो गया। लेकिन खाने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए ना। कितना भी रुपया पैसा रखें, रुपया पैसा तो खा नहीं सकते हैं। तो ये अनाज को ज़्यादा उत्पादन करने के लिए क्या करना पड़ा? इसमें हमको यूरिया सल्फेट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और दूसरी बात है कि थोड़ी सी ज़्यादा इनकम होना चाहिए, तो इनकम के हिसाब से भी हम थोड़ा सा ध्यान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम जो यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके माध्यम से क्या हो रहा है कि फसल तो ज़्यादा हो गई, आपका फसल की क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन क्वालिटी घट गई है कि नहीं? क्वालिटी तो घट गई, तो क्वालिटी तो खराब हो गया ना। अब जहाँ पे 10 kg का वो करना था वहाँ पे 40 kg का जबरदस्ती खेती कर रहे हैं, तो वहाँ तो खराब हो गया। तो इस तरीके से ये अनाज के माध्यम से आपके बॉडी में लगभग 90% टॉक्सिन बॉडी के अंदर में जा रहा है और 10% आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है। बॉडी के अंदर में जाकर 10% न्यूट्रिशन मिल रहा है। आज मनुष्य की उम्र कम क्यों हो गई? अब 60-70 साल के लोग क्यों मर जाते हैं? क्योंकि बॉडी को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए मिल ही नहीं रहा है। और पहले के लोग 90-1 साल 200 साल तक जिंदा रहते थे। अभी जिनको भोजन मिलना चाहिए भोजन मिल नहीं रहा है, जो मिल रहा है तो केमिकलाइज मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये भोजन हम अनाज के माध्यम से। इसके बाद जितने प्रकार का फल है, फल भी देखिए क्या लोग कच्चे में तोड़ते हैं, उसको कच्चा में तोड़ के लाते हैं, उसमें कार्बाइड डालते हैं, पका करके फिर आपको खिलाते हैं। तो उससे बीमारी आएगी कि नहीं आएगी? उसी तरीके से उसी प्रकार से सब्जी का जो सब्जी का उत्पादन करते हैं तो उसमें केमिकल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, कीटनाशक का। तो आज के सब्जियों में देखिएगा कीड़े मकोड़े नजर नहीं आते हैं, तो इसको मालूम है खाने में तो मर जाएंगे, लेकिन हम और आप खा रहे हैं, तो हमारी आपकी तो मजबूरी है। तो इसी तरीके से ये सब्जी फल के माध्यम से भी आपके बॉडी में क्या हो रहा है, ये गंदगी जा रही है। ये गंदगी कहाँ से आ रही है उसके बारे में बता दूँ आपको, ठीक है ना? अब भोजन के बाद क्या होता है, हवा लेते हैं। हवा के बिना हम तो जिंदा रह नहीं सकते हैं। सोच के देखिए, घर का पंखा आपका साल भर 6 महीने में गंदा हो जाता है, कोई गंदगी उसमें डालते हैं क्या? तो गंदा कैसे हो जाता है? कि हवा को फेस कर रहा है। तो वो जो हवा को फेस करने वाला पंखा गंदा हो रहा है, तो हम और कितना कर रहे हैं, कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं, कितनी गंदगी जा रही है। उसी गंदगी के जाने की वजह से दमा की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, लंग्स खराब, लंग्स कैंसर हो रहा है लोगों को। कैंसर का सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण है ना। तो ये भोजन, हवा और तीसरा पानी। आज का पानी भी क्या हुआ, प्रदूषण हो गया। पानी का भी प्रदूषण बिगड़ गया ना। अब जो डब्बा में लोग पानी बंद करके पीने लगे, तो ये भोजन, हवा, पानी के माध्यम से तो आपका बॉडी में ये गंदगी जा रही है ना। इसके बाद क्या है, लोगों को कुछ ना कुछ तनाव बना हुआ है, कुछ ना कुछ लोगों को परेशानियां बन है ना। उस परेशानी की वजह से क्या होता है कि जाकर के ये आपके जीवन में आता है। जैसे कोई आदमी को चिंता बड़ी है, घर में कुछ ना कुछ चिंता बनी है, तो चिंता करने से बॉडी क्या करता है, वैसा हार्मोन छोड़ता है जो आपको एक प्रकार की गंदगी का चिंता आने से आपको गुस्सा क्यों आता है ना। या कोई डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड करने के लिए सोचते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं, क्यों हो जाता है? तो जैसे ही गुस्सा करते हैं, चिंता बढ़ता है, तो ये तनाव और गंदगी बढ़ने लगती है। ये तनाव के माध्यम से भी थोड़ा सा बॉडी में बढ़ते चले जाते हैं। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, जैसे नशा करते हैं। बहुत सारे भी गाँव के लोग या लोकल लोग जो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मने को तरह का नशा होता है। तो ये नशा के माध्यम से भी ये बॉडी के अंदर में गंदगी जा रहा है। अब बताइए कि शरीर के लिए भोजन, हवा, पानी की जरूरत है, लेकिन हम नशा भी करने लगे, है कि नहीं। तो ये नशा के माध्यम से पारंपरिक जीवन में क्या हो रहा है, ये तनाव आते चला गया। दूसरा क्या हुआ कि लोगों का लाइफ स्टाइल खराब हो गया। लोग चाउमीन ज़्यादा खाते हैं, मैगी ज़्यादा खाते हैं, बर्गर ज़्यादा खाने लगे, है कि नहीं। गांव में भी आजकल पहुंच गया, घर घर पहुंच गया, तो नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे गांव में भी पहुंच गया। तो इस प्रकार से भोजन, हवा, पानी ये जितना भी है, तो आप भोजन, हवा, पानी को बदल सकते हैं नहीं। बाकी चीज़ को आप छोड़ भी दीजिएगा, बाकी चीज़ को आप नशा करने के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है चलो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन भोजन, हवा, पानी को तो आप छोड़ नहीं सकते हैं ना जी। इस पर तो हमारा जीवन आधारित है, उसको तो हम बदल ही, बाकी तो बदल लीजिएगा। तो भोजन, हवा, पानी तो जैसा मिलेगा वैसा ही लगेगा, क्योंकि इसी की वजह से ये क्या करता है, यही टॉक्सिन का मेन कारण होता है। इतने तरीके ये गंदगी आने का कारण भी समझ में आ गया। अब ये गंदगी बॉडी के अंदर में करता क्या, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये जो टॉक्सिन है, ये व्यापक क्या करता है, ये एक स्वस्थ आदमी के शरीर में
ग्राम तो हमारा और ये 100 ग्राम गंदगी डेली क्या करता है, बीमारी का एक कारण ही होता है। साल भर में 1 केजी टॉक्सिन या 900 ग्राम बॉडी निकाल दिया, 100 ग्राम गंदगी है। और लोगों को लगे रहे तो शराब वराब पी रहे, कुछ हो नहीं रहा है, मांस मछली मुर्गा खा रहे, कुछ हो कहाँ रहा है, उनको लगता है कुछ हो नहीं रहा क्योंकि ये 100 ग्राम गंदगी जा रही है। अब यही 100 ग्राम गंदगी यदि मान लीजिए 40 साल तक आपके पेट में गया तो कितना हो गया, लगभग 4000 ग्राम, मतलब 4 केजी टॉक्सिन हुआ है। तो 4 केजी टॉक्सिन आपके पेट में जमा हुआ, इसीलिए कहा गया 40 के बाद कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी। लोग सोचते हैं ना कि मेरा 40 हो गया तो बीमारी आएगी, तो उनको लगता है कि भगवान का प्रकोप है, लेकिन ये भगवान का प्रकोप नहीं है, या आपने जैसा खाया उसी पर निर्भर कर रहा है। आप इस बॉडी के में जो डाल रहे हैं वही चीज आ रहा है ना, कहीं अलग से बीमार नहीं पड़ रहे, कोई भगवान आपको कोई सजा नहीं दे रहा है, आप जो यहाँ पे खा रहे वही जा रहा है। तो 4 केजी टॉक्सिन जिसके पेट में गंदगी जमा होगी उससे बीमारी आएगी कि नहीं आएगी? चश्मा तो सबसे पहले लगेगा, है कि नहीं? तो ये चश्मा लगे तो यहाँ पे अब ये बीमारी का कारण हो गया। किन्हीं का पेट तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि पूछे नहीं, जिंदगी के रेस में अपने आगे नहीं निकलते, लेकिन पेट ही आगे निकल जाता है उनका। क्या इतना लोग परेशान है कि उससे ज़्यादा पेट बाहर निकलेगा। तो ये गंदगी आपको बीमार करती है, ये पेट में करती क्या जा करती है ना, ये जा करके अब ये 100 ग्राम गंदगी जो है पेट के अंदर करती क्या जा करके, तो आपके पेट में जैसा मैंने बोला कि सिस्टम बना हुआ है, तो ये बॉडी के अंदर में ऐसा एक झिल्ली होता है, छोटी आंत के अंदर में होता है। बड़ी आंत छोटी आंत का नाम आपको सुने होंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो ये छोटी आंत होता है, छोटी आंत में ये एक प्रकार का झिल्ली होता है, जहाँ पे जब हम खाना खाते हैं तो खाना पेट के अंदर ऐसा पचता है, पचने के बाद यहाँ खाना विटामिन और न्यूट्रिशन में बदलता है, लेकिन भोजन से विटामिन और न्यूट्रिशन होता है। थोड़ा सा बंद कराइए इनको, आधा घंटे के बाद करेंगे, है ना, ये भी इसी से भी चालू है सर, टाइमिंग देखिए थोड़ा सा रुको, आधा घंटा थोड़ा रुक जाने के लिए है ना। तो ये विटामिन न्यूट्रिशन जब खाना खाते हैं तो विटामिन न्यूट्रिशन में बदलता है, और बदलने के बाद जो विटामिन न्यूट्रिशन होता है यहाँ से ये पास करता है, ऐसे करके यहाँ पे जमा होता है, और नीचे हमारे जैसे पैनक्रियाज है, लीवर है, किडनी है, आइज है, ब्रेन है, मतलब बॉडी में जितना भी इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, तो ये क्या करता है, अपने अपने भोजन को एब्जॉर्ब करता है। जैसे हमारे हार्ट को कौन सा भोजन चाहिए तो अपना एब्जॉर्ब कर लिया, आप तो खाना डाल दिए, लीवर को कौन सा चाहिए वो निकाल लिया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जाकर के यहाँ पे ये अपना लेता रहता है और ठीक होता रहता है। लेकिन जब ये टॉक्सिन यहाँ जमा होने लगता है, तो जैसे ही टॉक्सिन यहाँ पे जमा होने लगेगा, ये तो अपना भोजन सब यहाँ लेता रहता है ऐसे करके। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे गंदगी जमा हो गई, तो जैसे ये टॉक्सिन जमा होगा तो सबसे पहले क्या करेगा कि आपको गैस बनना स्टार्ट कर जाएगा। ये गैस बनने लगा मतलब बॉडी संकेत कर रहा है कि गैस बन रहा, कुछ करो। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, 5-10 रुपये का टैबलेट लेके खाते रहते हैं, डॉक्टर से भी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, दवाई दुकान में जाते हैं 5-10 रुपये का दवाई खाते हैं, और खाते तो ठीक हो जाता है, बार बार खाते रहते हैं, उसी से आदत हो जाती है ना। तो यही टॉक्सिन बढ़ रही है। अब जैसे टॉक्सिन धीरे से और आगे बढ़ेगी, तो बढ़ने के बाद क्या होगा कि जाकर के अब एक बार खाना खाएंगे तो दोबारा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना जलन होना शुरू करेगा, फिर ये बढ़ते चला जाएगा। जैसे जैसे बढ़ते चला जाएगा उसके बाद क्या होगा कि आपका डाइजेशन खराब होने लगा, सुबह का लेटिंग साफ सुथरा बंद हो गया, इसके बाद कमर दर्द स्टार्ट हो गया, क्योंकि टॉक्सिन जब एक्यूमुलेट होगा तो ये कमर दर्द पहले पकड़ेगा। कमर दर्द का मतलब कि यहाँ पे आपका गंदगी आने लगी, ये धीरे धीरे माथा दर्द, पैर दर्द सब पकड़ना शुरू करेगा, कमजोरी महसूस होने लगेगी, पूरा छाती में जलन स्टार्ट हो जाएगा खा रहे हैं तो ये धीरे धीरे करके ये टॉक्सिन बढ़ती चली जाएगी इसके माध्यम से। और आपको पता तो चल नहीं रहा, बॉडी संकेत कर रहा है आपको, गैस पर गैस बने जा रहा है, लेकिन आप समझ नहीं रहे, आपको लग रहा है कि ये तो ऐसा ही सबको हो रहा है, जिसको देखो वही परेशानी से, लेकिन ये अंदर का चीज़ आपको दिखता नहीं है, लेकिन बॉडी संकेत कर रहा है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। तो जिस दिन अगर आपके पेट में गैस बन रहा है उस दिन से बिल्कुल आप अलर्ट हो जाइए, बीमारी का कारण यही से होता है। अब ऐसे धीरे धीरे जमते जमते जब ये 60 से 70% जमेगा, अचानक से आप बीमार पड़ेंगे। अब वो दवा वाला जो काउंटर वाला दवा खाए तब काम नहीं करेगा, अब सीधे आपको बड़ा अस्पताल जाना पड़ेगा, यहाँ से निकलिए सीधे पुनपुरी जाइए तो रांची जाइए। तो जब जाएंगे बीमार पड़ेंगे अचानक से, डॉक्टर सारा चेकअप करेगा,
चेकअप करने के बाद बोलेगा अरे आपको तो डायबिटीज़ है, आपको तो बीपी है, तब जाके आपको पता चलता है, तब आप मानते हैं कि हम बीमार पड़े हैं। वरना भी 2-5 रुपये का दवा खाते खाते घूमते फिरते रहते हैं और खाना तो खाते रहे, बीमारी बढ़ रहा है, पता नहीं चलता। यही 5-10 रुपये वाला दवाई खाते 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 बीपी की बीमारी आ जाएगी। ब्लड प्रेशर मैंने क्या हुआ, खून आपका मोटा हो गया, खून मोटा हो गया तो उसको क्या हुआ, ब्लड वेसल्स में पार करने में दिक्कत होने लगा। अब वो ब्रेन से पार नहीं करेगा तो माथा में दिक्कत, हार्ट में पार नहीं करेगा तो उसमें दिक्कत, शरीर में नहीं पास करा तो पूरे शरीर में दिक्कत। ये ब्लड प्रेशर हो गया, खून मोटा हो गया। अब जब ये ब्रेन से पार नहीं कर पाएगा, जाके क्लॉट कर जाएगा तो जाके पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा मार दिया, है ना। तो बस शुरुआत कहाँ से, यहाँ से शुरुआत हुई है, लेकिन वही जा रहा है। और किसी का ब्रेन से नहीं गुजर पाया तो ब्रेन हेमरेज कर दिया, ब्रेन हेमरेज में बचा या नहीं बचा, किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी का दिखेगा कंधा काम करना बंद कर दिया। ये सब इसी की वजह से शुरू हो रहा है, क्योंकि खून जैसे ही मोटा होगा, पहले तो गंदगी आएगी, 5-10 रुपये का टेबलेट खाएंगे, खाते 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 बीपी की बीमारी आते थे, डायबिटीज़, और डायबिटीज़ आ गई तो फिर पूरा शरीर खराब, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसी में आपका ग्लूकोज बढ़ते चला जा रहा है, ग्लूकोज बढ़ते चला जा रहा है, जिसको चीनी बोल सकते हैं, मीठा, वो बढ़ते चला जा रहा है, जहाँ तहाँ डिपोजिट हो रहा है बॉडी में। अब बॉडी में डिपोजिट हो रहा है तो आपका अचानक से पता चला मेरा आँख से थोड़ा कम दिख रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, थोड़ा दांत हिलने लगा, वो क्या हुआ, प्री डायबिटिक हो गया। डायबिटीज अभी आया नहीं, उसके पहले आपको सब नष्ट भ्रष्ट करना शुरू कर दिया बॉडी में, आपको पता नहीं जॉइंट में दर्द हो गया, आपको पता नहीं कहाँ ऐसा हो गया। तो ये जैसे जैसे ग्लूकोज बढ़ते जा रहा था गंदगी, वो जाकर के सब नष्ट करता चला जाता है। तो आपको जानकारी नहीं रहती है, जानकारी जिस दिन आपका गैस बनने लगा उस दिन इसको दूर कर लीजिए ना, हेल्दी हो गया। लेकिन ये धीरे धीरे करके जब अचानक बीमार पड़ते हैं, इसका मतलब कि बॉडी में बीमारी आ चुकी है। अब ये एक बार जमा हो गई तो पूरे मेडिकल में कोई दवाई नहीं इसको बाहर निकालेगा, पूरे एलोपैथिक में कोई दवाई इसको बाहर निकाल, कोई हेमोपैथिक में, आयुर्वेद में 99% भी आपको बाहर नहीं निकाल पाएगी। इसीलिए जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप सब जगह ट्रीटमेंट कराते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं, होता है ना जी। इंग्लिश भी करा दिया, आयुर्वेदिक करा है, ये हेमोपैथी करा है, कहीं ठीक ही नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है? इसका मेन कारण यही हो गया। अब यहाँ पे आप डॉक्टर बदल रहे हैं, दवाई बदल रहे हैं, लेकिन ये एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, तो कैसे ठीक हो पाइएगा? तो बीमारी का कारण क्या होगा? ये होगा। एक रूम में पूरा साफ सुथरा करके 10 साल के लिए बंद कर दीजिए, 10 साल के बाद रूम खोलेंगे तो गंदा मिलेगा कि साफ सुथरा मिलेगा? गंदा मिलेगा ना। अब वहाँ पे जब अंदर जाना होगा तो क्या करेंगे? पहले साफ करेंगे तभी तो होगा। उसी प्रकार से जब यहाँ बीमार पड़ गया तो अब चलेंगे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर गंदगी को निकाला नहीं, अब बढ़िया से बढ़िया दवाई आपको दे रहा है, अभी एब्जॉर्ब करेगा? ये नहीं करेगा। तो बीमारी का सबसे मेन कारण ये, उसी को समझने का, तो ये आपको इसको हटाने की जरूरत है। ये यही टॉक्सिन आपको बीमारी का कारण, क्योंकि भोजन हवा पानी को तो बदल नहीं सकते हैं, जो आपको मिलेगा वही लेना है। अभी आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा प्रदूषण बढ़ेगा, है कि नहीं जी। ये बीमारी का मेन कारण यही हुआ। और ये अब ये बीमारी क्या किया, हमारे पैनक्रियाज में जमा हुआ है। तो पैनक्रियाज क्या करता है, ये पैनक्रियाज क्या करता है, बीटा सेल होता है, बीटा सेल की मदद से इंसुलिन बनाने का काम करता है। ये तो डायबिटीज है, डायबिटीज कोई पेशेंट है आपको? नहीं, तो अच्छी बात है। तो ये आज फाइन डायबिटीज सबसे ज़्यादा फैल रहा है दुनिया में। तो ये गंदगी सबसे पहले वहीं जाके जमा होती है जहाँ पे पैनक्रियाज है ना। तो पैनक्रियाज पाचन क्रिया में सहयोग करता है, इसीलिए इसके पास जल्दी जमा होती है। और ये यहाँ पे जमा हुई तो क्या किया, ये पैनक्रियाज को क्या हुआ कि ये जब गंदगी जमा हो गई तो इसको भोजन मिलना बंद हो गया। इसका भोजन होता है क्रोमियम और जिंक बोलते हैं, ये इसको क्रोमियम बोलते हैं, जिंक बोलते हैं, जिंक इसका भोजन होता है। हर प्रकार, जैसे हमारा लीवर होता है, इसका ओमेगा 3 होता है, ब्रेन का भी अलग अलग होता है। उसी प्रकार से जब इस गंदगी जमा होती है तो पैनक्रियाज को क्रोमियम और जिंक मिलना बंद हो जाता है। अब बंद हो गया तो क्या किया, पैनक्रियाज बीटा सेल की मदद से इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन का काम क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर जो हम खाना खाते हैं ये ग्लूकोज में बदलता है, और उसी ग्लूकोज से बॉडी को ताकत मिलता है। तो ये ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है, उसको पूरा सेल तक पहुंचाने का काम करता है। और जब ये पहुंचाना बंद कर देता है तो जाकर के बॉडी में जहाँ तहाँ डिपोजिट हो जाता है। तो आपके बॉडी में प्री डायबिटीज पहले आ चुका, पता कब चलेगा, जब 60-70% आएगा तब पता चलेगा। लेकिन डायबिटीज का 10-12 साल पहले हो गया, क्योंकि घुटना में दर्द, दांत में निकलना, आँख से कब दिखना, ये चालू हो गया। तो ये करता है, इसी की मदद से करता है। तो ये पैनक्रियाज बीटा सेल की मदद से इंसुलिन बनाता है। लेकिन जब यहाँ पे इसको भोजन मिलना बंद हो जाता है तो ये क्या होता है, काम करना बंद कर देता है, इनएक्टिव हो गया। अब ये बनना बंद हो गया,
अब मेडिकल में जब दिखाते हैं तो क्या बोलते हैं कि डायबिटीज की बीमारी कभी दूर ही नहीं होगी। मेडिकल के डॉक्टर बोल देते हैं कि आपका बीमारी कभी दूर नहीं होगा। क्यों नहीं दूर होगा? क्योंकि जब तक गंदगी हटेगी नहीं तब तक आप सही, गंदगी हटाने का कोई उपाय नहीं है, इसीलिए बोलते हैं कि नहीं होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल ठीक होगा। जहाँ पे मेडिकल साइंस का अंत होता है तो वैसे बीमारियों को ठीक करता हूँ, ठीक है ना। और ठीक हो भी रहे हैं, ऐसा कि नहीं हो रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में नहीं आ पाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने पहले बोला था 20 से 25 साल पहले कि पानी बिकेगा, लेकिन सब क्या बोलते थे कि पानी कैसे बिकेगा, लेकिन आज पानी बिक रहा है ना। जी। कोई आदमी से बोला कि अरे आदमी तो चिड़िया की तरह आकाश में उड़ेगा, सब हंसते थे उस पर। लेकिन कोई मेरे जैसा आपका माँ का बेटा एक एरोप्लेन बना के दिखाया ना। जी। तो कॉन्सेप्ट को दिमाग में मत, रॉन्ग कॉन्सेप्ट को दिमाग में मत बैठाइए कि जो डॉक्टर बोल दिया वही काम होगा, ठीक है ना। डॉक्टर तब फिर भैया तुम डॉक्टर किस काम के हो जब बीमारी को दूर ही नहीं कर सकते हो क्या? जब आप डॉक्टर हैं और हम अपनी परेशानी को लेके गए हैं तो हमारी परेशानी को दूर ही नहीं करते और बोलते हैं कि भाई इसके लिए कभी बीमारी दूर ही नहीं हो सकती, तो फिर पढ़ाई किस काम की है? इतना टेस्ट करने के बाद भी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को पहले दिमाग से निकालिए कि कोई भी बीमारी को बिल्कुल ठीक होगा। बीमारी क्यों पड़े पता है ना? आपके बॉडी का सिस्टम खराब हुआ ना, सिस्टम पे ही मैं बात कर रहा हूँ। बीमारी जो आई क्या वो सिस्टम भी खराब हो गया। सिस्टम ठीक हो जाएगा तो ठीक होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो उसी सिस्टम पे ही मैं बात कर रहा हूँ कि बीमारी कैसे आती है। तो ये लोगों के मन में जो धारणा बैठ गई मेडिकल में कि किसी बीमारी का इलाज नहीं। अगर आप बीपी का भी हो गया ना तो बीपी का आप दवा खाइए, कभी ठीक होने वाला नहीं है ना। तो ये किसी बीमारी का इलाज नहीं हो पाता है, इतना सारा इलाज। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे सीधा समझना है कि जब मेरे को मालूम है कि हमारा बॉडी का सिस्टम भोजन से चल रहा था तो हम चले गए डॉक्टर की तरफ। तो डॉक्टर की दवाई से मेरा सिस्टम तो चल नहीं रहा था, तो डॉक्टर की दवा से ठीक कैसे होंगे? सिर्फ बीमारी के लक्षण को दूर किया जा सकता है और बाकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन बीमारी कभी दूर नहीं होगी। और जिनको बीमारी पकड़ ली आपके घर में भी आसपास में होंगे तो देखिएगा मेडिकल का दवाई खाते खाते उनकी स्थिति और बिगड़ती चली जा रही है। ऐसा है कि नहीं? डायबिटीज वाला पेशेंट 20 साल 25 साल वाले से पूछ लीजिए, दवा खा रहा बेचारा लेकिन लीवर हार्ट किडनी डैमेज होते चला जा रहा है कि नहीं? जी। वो इस तरीके से जिसको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने का जरूरत है, तो वही बीमारी का कोई भी कारण होगा। कोई भी बीमारी बॉडी के अंदर में आ रही है, आने का कारण एक ही है, ये यही जाकर के आपको बीमार करने का काम करता है। और डॉक्टर के पास जाके भी आप ठीक नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो गंदगी जब तक निकलेगा नहीं तब तक ठीक नहीं होंगे। तो बीमारी का कारण निकल के क्या आया कि सबसे पहले आपकी बॉडी का गंदगी जमा होगा, ये टॉक्सिन। ये दूसरा, जैसे टॉक्सिन जमा हुआ तो न्यूट्रिशन मिलना बंद हो गया। जैसे यहाँ गंदगी जमा हो गई तो इसको खाना मिलना बंद हो गया ना। जी। अब 4 आदमी, घर का 4 परिवार है, एक आदमी का खाना बंद कर दिया, क्या स्थिति होगा? 2 दिन के बाद उसका हालत खराब होगा, तीसरा दिन खाना दे दीजिए सुधरने लगेगा। वहाँ भी यही चीज हो रहा है। जो आपके ऑर्गन को जो खाना चाहिए मिल नहीं रहा है तो बेचारा बीमार पड़ते जाए, उसको ऊपर से दवाई खिला रहे हैं। बच्चा को भूख लगा है उसको खाना नहीं खिला करके दवाई खिला दीजिए, क्या होगा उसका? है कि नहीं? तो इसी बात को थोड़ा सा दिमाग में डालने का। तो ये न्यूट्रिशन का अभाव हो गया, मतलब विटामिन न्यूट्रिशन आपके बॉडी को मिलना बंद हो गया। और तीसरा क्या हो गया, आपका इम्यून सिस्टम खराब हो गया। इम्यून सिस्टम मतलब आपके शरीर को जो रोग से बचा रहा था, इसको खाना नहीं मिलेगा तो ये बीमार पड़ जाएगा। तो घर में दरवाजा लगाते हैं, खिड़की लगाते हैं, दरवाजा मजबूत क्यों बनाते हैं? घर को सुरक्षित रखने के लिए। उसी प्रकार से ये आपका जब इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, ये आपका बॉडी हो गया। जब यहाँ से बैक्टीरिया वायरस आएगा, अगर आपका बॉडी कमजोर होगा तो बीमार पड़ जाइएगा। मलेरिया मच्छर काटेगा या कुछ भी काटे तो बीमार पड़ गया। लेकिन अगर शरीर मजबूत होगा तो यहीं से इसको बाहर कर देगा। तो ये इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो गया, इसलिए और ज़्यादा स्थिति खराब हुआ। और चौथा क्या हुआ कि आपका सेल मरने लगा, है ना। किसी को कैंसर हो गया भैया, क्या अंतिम पोजीशन में, मतलब क्या उसका सेल 90% खराब हो चुका है। ये जो सेल जो जड़ जिसको बताए थे, तो सेल का 90% लीवर का डैमेज हो गया, ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो क्या हुआ, इसका सेल मरते चला जाता है। ये डायबिटीज मतलब बीटा सेल ही किसी चीज़ का बनाने का काम करता है। तो ये सेल क्या होता है कि ये मरते चला जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, काम करना बंद कर दिया। जैसे घर में आपका बर्तन भी है और राशन भी है लेकिन चूल्हा नहीं है तो खाना बनेगा नहीं। तो ये काम सेल करता है। सेल का काम होता है विटामिन न्यूट्रिशन को बनाना। तो आप बॉडी में तो सब कुछ डाल रहे लेकिन बन नहीं पा रहा क्योंकि ये खराब हो गया। तो ये बीमारी का 4 ही कारण आता है किसी भी बीमारी को होने का। तो ये चारों को अगर दूर कर दिया जाए तो बीमारी तो ठीक होगा कि नहीं?
होगा। होगा। तो बीमार पड़ने का कारण तो समझ में आ गया, जी जी सिस्टम का खराब होना। जी और सिस्टम खराब हुआ हमारा टॉक्सिन की वजह से, टॉक्सिन आया गलत भोजन की वजह से। तो भोजन को सुधार देंगे सब कुछ सुधर जाएगा। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो ऐसा करके ये जाकर आपको बीमार करने का काम करता है ये। अब भोजन में भी कैसा भोजन आपको लेना है उस पर भी थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। भोजन तो हम लोग बचपन खाने के लिए तो हम लोग बचपन से सीख लेते हैं, लेकिन क्या खाना चाहिए ये कभी जिंदगी में नहीं सीख पाते हैं। जी जी है ना। खाना खाने के लिए हम बचपन से सीख लेते हैं, जन्म लेते हैं माँ भी दूध पिलाना शुरू कर देती है, लेकिन क्या खाना चाहिए कभी भी जीवन में सीख नहीं पाते हैं। तो आखिर बीमार पड़ने का कारण भोजन ही है ना। जी जी भोजन से बीमार पड़ रहे हैं तो इसका मतलब कि हमको भोजन करने सही तरीके से नहीं आ रहा है। जी जी तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा डाइट पे बात करेंगे। डाइट मतलब भोजन हो गया, है ना, भोजन। अब हम लोग अपने बहुत सारे कुछ इसमें पढ़े लिखे भी व्यक्ति होंगे जो पढ़े वो हैं कि जैसे हम बैलेंस डाइट के बारे में सुने होंगे, क्या संतुलित आहार के बारे में तो हमें पढ़ा होगा, छोटाई से पढ़ाया जाता है। तो ये हमें भोजन लेना नहीं चाहिए, लेकिन कौन सा भोजन लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसको संतुलित आहार बोलते हैं। तो संतुलित आहार में जैसे क्या क्या हो गया, सबसे पहले तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसके बाद ये प्रोटीन हो गया, इसके बाद ये फैट हो गया, है ना, और फैट के बाद यहाँ पे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, और यहाँ पे विटामिन और यहाँ पे वाटर हो गया। ये हमारा 6 तरह का डाइट होता है। ये 6 तरह का डाइट ही हमारे बॉडी को संतुलित करके रखता है। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया कि जैसे मेरे को भूख लगी इसके बाद बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। जैसे आप बीमार पड़े और जैसे आप कमजोरी महसूस होने लगा, खाना नहीं खाया, कमजोरी महसूस होने लगे, खाना खा लिए तुरंत ठीक हो जाता है, पता है क्यों हो जाता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि ऊर्जा देने का, एनर्जी देने का काम करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जैसे हमारा चावल हो गया, आलू, ये मतलब 60-75% में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आप एक समोसा भी खा लीजिएगा तुरंत आपको ताकत आ जाएगा बॉडी में, सूखी रोटी भी खा लीजिएगा तो ताकत आ जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए जरूरी हो गया एनर्जी के लिए। ये इसका बैलेंस होना चाहिए। अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मोटापा की बीमारी आ जाएगी, डायबिटीज आ जाएगा। बहुत कम हो गया तो भी नुकसान है। तो ये बराबर होना चाहिए। तो ये बैलेंस डाइट में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये लेते हैं इसको हम, जैसे कहता है ना किसी को डायबिटीज हो गया तो कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ बंद हो गया, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, डॉक्टर मना कर देते हैं जी क्योंकि इसके अंदर में मीठापन थोड़ा होता है, ये ग्लूकोज होता है इसके अंदर में, क्योंकि ग्लूकोज ही हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। लेकिन जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो आपको दिक्कत होने लगता है, डायबिटीज हो जाता है, पूरे बॉडी के शरीर को नुकसान करता है। तो ये हमारा बैलेंस में होना चाहिए। तो ये बैलेंस करने का काम हमारा सिस्टम करता है। सिस्टम जब सही रहेगा तो ये बैलेंस रहेगा, और जब सिस्टम खराब होगा तो ये बिगड़ जाएगा। तो ये हमारा प्रोटीन हो गया। तो प्रोटीन का काम हो गया कि हमारे जैसे अनेक प्रकार का दाल हम लोग खाते हैं, तो दाल के अंदर से प्रोटीन मिलता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब प्रोटीन की मात्रा आपके बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाएगी तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी तो किडनी खराब होने लगेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा, बीपी होगा, किडनी खराब होने लगेगा। तो किडनी खराब होने में प्रोटीन का सबसे बड़ा अहम भूमिका है। अगर इसका बैलेंस बिगड़ गया तो अभी उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग शराब ज़्यादा पीते हैं, नशा ज़्यादा करते हैं, उससे भी आपका प्रोटीन, चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो चाय और कॉफ़ी भी आपके लिए नुकसानदायक है। तो चाय कॉफ़ी को भी नहीं पीना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग चाय का आदी होते हैं, दिन भर में 10-12 कप चाय पीते हैं। तो यहाँ पे आपको चाय पीने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, कम से कम इस्तेमाल करिए। देखिए चाय क्या है ना, चाय बना है ठंडे देशों के लिए जिनका ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। जो अंग्रेज लोग आए थे ना, उनके लिए वहाँ पे टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है, उनका यहाँ टेम्परेचर बढ़िया नहीं होता है, हमेशा माइनस में टेम्परेचर होता है, ठंडा रहता है। तो उन लोग अपने बॉडी को हीट करने के लिए चाय ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं। हमारे यहाँ तो गर्मी ज़्यादा रहती है तो चाय पीने की जरूरत नहीं है। काली भैंस भी सफ़ेद दूध देती है ना, हम उस सफ़ेद दूध को काला करके पीते हैं, पीते हैं कि नहीं, वजन डाल के पीते हैं, क्योंकि चाय पत्ती में टॉक्सिन होता है, निकोटीन होता है, तो उसको डाल के पीते हैं। तो हमारा लाइफ स्टाइल को थोड़ा सुधारने की जरूरत है, और खाली पेट में तो चाय बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा चाय और कॉफ़ी वगैरह जो है थोड़ा सा कम यूज़ करने का होता है। तो ऐसा करके आप जैसे कार्बोहाइड्रेट में तो आप दिन भर चावल ही खाते रहते हैं लोग, तो दिन भर चावल खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिनको हार्डवर्क है, जो हार्डवर्क करते हैं ना, खाना खा कर जाकर के हार्डवर्क कर रहे हैं, वो खाने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आदमी खाना खा करके चुपचाप एक जगह बैठ गए तो उनका कार्बोहाइड्रेट बढ़ता चला जाएगा। तो
खाना 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 खा करके आप बिल्कुल आराम ना करें, कुछ वर्क करें और वर्क के हिसाब से खाना खाएं, भूख के हिसाब से खाना खाने पड़ता है। तो ये सब थोड़ा सुधारने की जरूरत है। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा में समझ गए, प्रोटीन के गड़बड़ हो गए तो आपका किडनी खराब होगा। आज किडनी लोगों का ज़्यादा खराब हो रहा है इसी वजह से। उसके बाद ये फैट हो गया। फैट मतलब जो आप अनेकों प्रकार के तेल का इस्तेमाल करते हैं, तेल, घी या डालडा वगैरह, बहुत सारे लोग रिफाइंड यूज़ करते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि बॉडी में लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ती है, ग्रीस की जरूरत पड़ती है, जितना हमारा जोड़ होता है उसमें इसका मदद पड़ता है। लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये नुकसान करना शुरू करेगा। आपका देखिएगा फैटिस वगैरह कम, पैर का जोड़ का हड्डी खराब होने लगेगा, क्योंकि बिस्तर से उठने के बाद आपका पूरा काम जॉइंट पे होता है ना। तो दिन भर अगर आप काम कर रहे हैं तो हड्डी में घिस रहा है कि नहीं घिस रहा है, वही हड्डी घिसने लगता है तो जाके खराब हो जाता है। तो इसकी मात्रा जब ज़्यादा हो जाएगी तो दिक्कत हो जाती है, और कम हो जाएगी तो दिक्कत। यही जाकर के क्या होता है, फैटी लीवर हो गया, किसी का लीवर फैट हो गया, लीवर बढ़ने लगा, है ना। तो ये जाकर के ये करता है। तो इसीलिए ज़्यादा तेल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा। तो जितना प्रकार का चावल आप उसमें भी तेल होता है, दाल के अंदर में भी तेल होता है। भगवान बनाने वाले हर चीज़ के अंदर में तेल डालने जितना जरूरत होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको ज़्यादा जीभ को स्वादिष्ट बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या करते हैं, तेल मसाला डालते हैं। तो जीभ को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, टेस्टी भोजन चाहिए और शरीर को पौष्टिकता चाहिए। तो इसीलिए ये जाकर के विटामिन और विटस हमारा बॉडी शरीर नहीं बना, उसको बाहर से लेने का बनता है। ये जितने प्रकार का फल और सब्जियाँ बनती हैं उसके माध्यम से बॉडी बनने लग जाएगा। कितने लोग डेली फल खाते हैं, कुछ लोग हैं जो डेली फल का इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं खाए। तो ये फल के माध्यम से आपको विटामिन का मिले, क्योंकि ये बॉडी नहीं बनाता है, और ये जब तक नहीं बनाएगा तब तक आपका बॉडी सुरक्षित नहीं होगा बेटा। ये बैक्टीरिया वायरस से बचने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के आप हेल्दी रहते हैं। तो ये विटामिन और मिनरल जो है आपको, मिनरल मतलब खनिज पदार्थ हो गया। ये सब जितने भी चीज़ आपको दिखाई पड़ा सब खनिज पदार्थ से बना है। जैसे लोहा है, ईटा जो भी है, सब लोहा जमीन के अंदर भी तो पड़ा हुआ है खनिज ना जी, उस खनिज से बनता है। तो दुनिया में जितना भी सामान बन रहा है सब मिनरल से ही बनता है। वैसा ही मिनरल्स को हमारी बॉडी को भी जरूरत है। हमारी बॉडी को भी सोना, लोहा, चांदी सब की जरूरत है। लोहा मतलब आयरन, आयरन मतलब खून, है ना जी। बॉडी में लोहा की कमी मतलब खून की कमी होगी, कमी। तो वही लोहा जो है इस तरीके से बॉडी को भी नेचुरल चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो एक भगवान हम लोग के अंदर जमीन में बना दिए कि हमारे काम के में आएगा, और बाकी बॉडी को जो मिनरल्स की जरूरत है तो भोजन और हवा पानी के माध्यम से बॉडी के अंदर जाएगा। लाल साग लेते हैं तो उसमें भी लाल क्यों होता है, क्योंकि खून की जरूरत बॉडी को है, उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा रहती है। चुकंदर बीट देते होंगे, ये जितना लाल तरह के वो आपके खून को बढ़ाने वाली चीज़ें होती है। तो प्रकृति में भगवान सारी चीज़ बना के दिए हैं कि जैसे आप देखे होंगे पिस्ता बादाम हट के जैसा होता है, वो हट के लिए फायदेमंद है। अखरोट को देखिएगा ब्रेन जैसा होता है, दिमाग जैसा बना होता है, तो वो है। जितना भी गोल है, जैसे गर्मी का समय रहा, देखिए मंदिर स्टार्ट हो गया, अब यहाँ आ जाएगा और बेल आने लगेगा। तो ये प्रकृति पहले से बना के आपको देती है कि आप उसको इस्तेमाल करिएगा तो स्वस्थ रहिएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बेल का शरबत, आम का शरबत नहीं पीते हैं, किसान वाला डब्बा खरीद के ले आते हैं, वही पीते हैं, सबको पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, है कि नहीं जी। तो ये सब उसी की वजह से बॉडी के अंदर में जाके, तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा करते हैं जीभ के हिसाब से। तो ये इसी के माध्यम से आता है। इसके बाद हमारा पानी का नंबर आता है। पानी बिल्कुल हमारी बॉडी के लिए कम से कम 70% पानी की जरूरत पड़ती है ना। अब कितने लोग यहाँ पे हैं जो 5 से 6 लीटर पानी डेली पी पाते हैं? चलिए धन्यवाद, बढ़िया है। तो ये 5 से 6 लीटर पानी डेली पीना चाहिए, क्योंकि एक एक हड्डी को आपकी जरूरत है। आपका पेड़ पौधे में अगर पानी नहीं डालिए, देखिए पौधा कैसे हो जाएगा, खराब हो जाता है। तो उसी तरीके से आपकी बॉडी को 70% पानी की जरूरत है। जितना ज़्यादा मैक्सिमम पानी लेंगे उतना ज़्यादा फैली रहेंगे। तो पानी नहीं पीने की वजह से देखिए लोगों को क्या होता है, किडनी में पत्थर हो गया, स्टोन बन गया, गॉल ब्लैडर में। तो स्टोन बनने का कारण पानी कम पीते हैं। खाना खाने के लिए तो ज़्यादा खा लिए, लेकिन जितना पानी पीना चाहिए पी नहीं पाते। तो होता क्या है, जा करके वो बीमार होता है। तो ये 6 तरह का अब पानी आपको हमेशा पीना चाहिए। एक बार यूरिन करके आइए और 1 गिलास पानी पी लीजिए, ये हैबिट में होना चाहिए। लेकिन हम लोग कब पानी पीते हैं, जब प्यास लगती है कस के। तो प्यास कस के लगी, इसका मतलब कि आपके बॉडी को जरूरत पड़ गई। तो पानी को ज़्यादा, जैसे आप घर में पानी की जरूरत पड़ती है, नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी चाहिए कम से कम, मैक्सिमम 20 लीटर। और घर में पानी की कितना जरूरत होता है, उसी तरीके से बॉडी के अंदर भी पानी की जरूरत होती है। लेकिन अंदर का चीज़ हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है।
बाहर का चीज तो दिख जाता है, चेहरे पे दाग दबाओगे तो लोग परेशान हो जाते हैं। ये शरीर के अंदर में परेशानी आ रही तो नहीं, क्योंकि ये दिख नहीं पाते। तो यही आपका जाके बैलेंस डाइट, अगर ये बैलेंस रह गया तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। ये यही इसका बैलेंस बिगड़ना शुरू कर जाता है, बीमार पड़ जाता है। इसको बैलेंस में करने का जरूरत है। और आपका जब सिस्टम सही रहेगा तो बैलेंस काम करेगा, क्योंकि आप तराजू से तौल के तो नहीं खाते हैं, तो आखिर बैलेंस कौन करता है? तो हमारा ये सिस्टम काम करता है। तो सिस्टम आपके बॉडी को बिल्कुल बैलेंस करके रखता है। अगर ज़्यादा प्रोटीन बढ़ गया तो ये बाहर कर देगा, और अगर घट गया तो स्टोर करके रखता है, उसको देता रहता है। होता नहीं, कभी किसी दिन हमारे घर परिवार में कोई मर जाता है तो जब तक लाश नहीं जलता खाते नहीं है, तो दिन भर भूखा भी रहना पड़ जाता है, तो आखिर कैसे रहता है? तो आपके बॉडी में स्टोर करके रखता है, वही उसको सप्लाई करते रहता है। तो इसीलिए ये सारा सिस्टम को सही करने का काम करता है। तो इसलिए सिस्टम को सही रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो आप बताइए कि भोजन हवा पानी को तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो विकल्प होना चाहिए। तो प्रकृति हमारा विकल्प भी आपको दी है, लेकिन उस विकल्प के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी जानकारी दूंगा, है ना। जैसे भोजन हवा पानी को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ विकल्प तो लेंगे ना जी। डेली का डेली बाहर निकल जाए, गाड़ी चलाते समय हम क्या करते हैं कि हेलमेट का यूज़ करते हैं जी, है ना। उसी तरीके बारिश होने लगती है तो छाता का इस्तेमाल करते हैं जी, उसे बचने के लिए। बारिश को तो बंद नहीं कर सकते हैं जी। उसी प्रकार से आज का भोजन हवा पानी को बदल नहीं सकते, तो इसका बदले में कुछ ना कुछ तो प्रकृति ने दिया होगा जी। तो आज हम बीमारी से दूर क्यों है? क्योंकि प्रकृति से दूर है। साइंस हमें प्रकृति से दूर करता चला जा रहा है, साइंस प्रकृति को नहीं मानता है ना। और हम लोग क्या करते हैं, वो साइंस जो प्रकृति से दूर कर रहा है इसलिए बीमार पड़ रहे हैं। तो जितना प्रकृति के नजदीक रहेंगे सब कुछ उसी के अंदर में पड़ा हुआ है ये बॉडी के लिए, क्योंकि हमारा शरीर और प्रकृति दोनों एक है, है ना। हमारा शरीर और प्रकृति एक है। जैसे पेड़ पौधे बने वैसे हम बने, उसको जो चीज़ की जरूरत है तो हमें भी वही चीज़ चाहिए। अब पेड़ पौधे को सिंचाई करने के लिए हम क्या करें कि वहाँ पानी नहीं दे करके हम किरासन तेल और शराब से खेती करें, तो होगा क्या? नहीं। तो आप लेकिन बॉडी में हम डालते हैं कि नहीं डालते हैं? डालते हैं। तो बॉडी में डालते हैं, हम सोचते हैं कि हेल्दी रहें, कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी प्रकार से ये समझने का जरूरत है। तो आखिर इस प्रकृति में जब मैंने बोला कि 99% आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आपको काम नहीं करेगी, तो मन में प्रश्न आ रहा 1% कोई तो ऐसा पौधा होगा ना जो मेरे को बचाने का काम करेगा, क्योंकि ईश्वर को सब कुछ मालूम है कि आने वाले समय में ये प्रकृति क्या होने वाली है। क्योंकि प्रकृति तो उसी ने बनाया ना, कोई वैज्ञानिक तो बनाया नहीं। ये जितना बड़ा बड़ा आप देखते हैं आर्टिक महासागर, प्रशांत महासागर, बड़ी बड़ी नदियाँ कौन बनाया? इंसान तो नहीं बनाया, तो ये प्रकृति भगवान बनाया। तो उनको मालूम है कि इंसान इस मुकाम पे आएगा कि उस दिन जिस दिन बीमार पड़ने लगे उसके पास कोई उपाय नहीं होगा, ठीक है ना जी। और आज से 5000 वर्ष पहले हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे। 5000 वर्ष हम के बाद हम धीरे धीरे प्रकृति से दूर चले जा रहे हैं। अब लोगों को प्रकृति पर भरोसा नहीं है, पता इससे हो सकता है, जबकि उसी से उनका जीवन चल रहा है जी, है ना। आयुर्वेद में देखा जाए, आयुर्वेद में 2 पद्धति है। एक पद्धति जहाँ पे नीम है, तुलसी है, अनेकों प्रकार के आप देखेंगे, और एक हमारा जितने प्रकार का अनाज है, ये फल है, सब्जी है, मसाले हैं, ये आयुर्वेदिक है कि नहीं है? ये आयुर्वेदिक है कि नहीं है? दोनों आयुर्वेदिक है, लेकिन इससे ऊपर की पद्धति है, ये इसी को बोलते हैं जायरोपैथी। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी को बोलते हैं जायरोपैथी। ये अब जायरोपैथी कोई नई पद्धति नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुरानी पद्धति है। इसके विषय में कोई जानते ही नहीं। जितने तरह का अनाज भोजन पानी आप डेली ले रहे हैं ना, बस यही जायरोपैथी इसी को बोलते हैं ये। और तो ये आज 99% जो आप लिए इससे नहीं हो पाया। जायरोपैथी में क्या आता है? जायरोपैथी में आता है घृत कुमारी। घृत कुमारी का नाम सुने आप लोग? और एक को बोलते हैं शहद, ठीक है। घृत कुमारी और शहद, हनी, इसके बारे में तो आप जानते हैं, जानते सब। तो ये जो हमारा घृत कुमारी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलोवेरा के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको मुरब्बा भी बोलते हैं, पता है ना आप? जैसे देखिए मुरब्बा बोलते हैं कुछ लोग, हाँ, कुछ लोग उसको घृत कुमारी, कुछ रक्त कुमारी, ऐसे करके बहुत सारा नाम है ना। तो इसी के बारे में जानने का, यही पौधा आपको पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, आज भी रिसर्च कर रहे हैं। थोड़ा सा समय है ना आपके पास, बोर तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है, थोड़ा सा आधा घंटा उसमें भी लगेगा बताने, उसके बाद सब समाप्त करेंगे। क्योंकि समस्या आ गई तो समस्या का समाधान भी तो होना चाहिए ना जी, बताना जरूरी है। आपको जो मन में भी लगी आखिर कैसे ठीक होगा, तो इसको थोड़ी सी समझने की जरूरत है। तो वो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने
ये तो उन्होंने सोच किया कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे जिंदा रहते थे, उस 200 साल तक कैसे रहते थे। तो उस पर उन्होंने चर्चा की, तो उसको उन्होंने दिया कि CNT, उसको बोलते हैं सेलुलर नरिशमेंट ट्रीटमेंट। सेलुलर मतलब सेल पर, जड़ पे काम करने वाला ट्रीटमेंट होता है, और नरिशमेंट ट्रीटमेंट, नरिशमेंट मतलब जो नेचर की तरह से नरिशमेंट हो, उसको बोलते हैं सेलुलर नरिशमेंट ट्रीटमेंट। या अभी इंडिया में हम लोग इसके बारे में जागरूक नहीं है, अमेरिका जापान वगैरह में बहुत जागरूक है लोग इसके बारे में। वो हम लोगों से कम समझिए तो कम से कम 500 वर्ष आगे चल रहे हैं, हम लोग काफ़ी पीछे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। तो ये CNT उन्होंने बना के दिया, CNT सेलुलर नरिशमेंट ट्रीटमेंट। ये जाकर के जब इसका यूज़ करेंगे तो सबसे ज़्यादा, तो उसमें जो सबसे आया निकल करके वो आया घृत कुमारी और शहद, 2 ही पौधा निकल के आया। इसको लिविंग नेचर, इसको नेचुरल बोलते हैं शहद के बारे में, क्योंकि ये भी मधुमक्खी के द्वारा बनता है। तो इस तरीके से 2 ही चीज़ें जो आपको बता सकते हैं। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये एलोवेरा के विषय में आपने टीवी पे देखा होगा, बहुत सारे प्रचार प्रसार मिलता है जी है ना, बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियां भी आपको कहीं कहीं नजर आती होगी। जी आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि टीवी में सबसे ज्यादा उस पौधे का प्रचार क्यों कर रहा है, चप्पल में दिखा रहा है, चप्पल में भी एलोवेरा, आखिर ये क्यों दिखा रहा है। तो ये जो घृत कुमारी होता है, इसको इसके बारे में बता दूं कि पूरी दुनिया में भी अमेरिका जैसे 2600 यूनिवर्सिटीज बना है, मतलब पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय बना हुआ है। पूरी दुनिया में से एक पौधे पे कभी नहीं बना, तो 2600 यूनिवर्सिटीज बना हुआ वहाँ पे। और यहाँ पे 17,033 मतलब 17,000 शोध किया गया इस पौधे के बारे में, ऐसा करके। और ये ऐसा करके 8 लाख वेब पेजेज जो है, आप इसको नेट पर इसके बारे में पढ़िए, आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे। और 50,000 स्टूडेंट जो रात दिन इस पर रिसर्च कर रहे हैं, 24 घंटा इस पर रिसर्च कर रहा है इस पौधे पे कि आखिर ये है क्या, क्योंकि पूरी दुनिया बीमारी से परेशान है। तो इस तरीके से इस पर ये शोध चल रहा है और इसकी जानकारी लोगों को दी जा रही है। तो यहाँ पे कहा जाए कि जो एलोवेरा है जड़ी बूटियों का महाराजा पौधा हो गया, मतलब जितना भी जड़ी बूटी आप दिखाई पड़ता है ना, उसका महाराजा पौधा हो जाता है, सारा गुण उसके अंदर पाया जाता है। तो इसलिए इसको महाराजा पौधा के नाम से जाना जाता है। इस पर शोध हुआ बहुत सारा। एक हमारे डॉक्टर जॉन मिलर एक वैज्ञानिक है जो इस पे शोध कर रहे हैं, पूरी दुनिया को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, उनका शोध चल रहा है। तो शोध करने के लिए सबसे पहले चले गए मिस्र की मम्मीज, आप कुछ लोग नाम सुने होंगे, मिस्र की मम्मी मतलब लाश को 300-400 वर्षों तक ताज़ा रखा जाता है। हमारे यहाँ जो व्यक्ति मर जाते हैं तो सुबह से शाम तक जलाते हैं, तो आखिर वो लाश को 300-400 वर्ष तक कैसे रखते थे ताज़ा, सोचने वाली बातें हैं ना। तो उस पर ये जब पता किए जॉन मिलर, तो पता चला कि वे एलोवेरा और शहद का लेप लगा करके उसको रखते थे जिंदा। तो जब शहद और इसको एलोवेरा को लगा करके 300-400 वर्षों तक ताज़ा रखा जा सकता मरा हुआ आदमी को, तो जिंदा आदमी के लिए क्या चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस तरीके से ये शोध हुआ। दूसरा शोध निकल के आया एक कैलियोपेट्रा थी। कैलियोपेट्रा एक महारानी थी, बहुत सुंदर थी, 50-60 साल में उसकी मृत्यु हुई थी। मरने के बाद भी इतनी खूबसूरत थी कि उसका जो स्किन था वो 18-20 साल की लड़की के बराबर था। उसके बारे में जब पता किया गया तो पता चला कि इसका घृत कुमारी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करती थी, नहाने में, खाने में, सब्जी में, सलाद में, जो भी करती थी इसका ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। तीसरा एक थे सिकंदर महान, जो सिकंदर का नाम आप सुने होंगे, बहुत सारा उदाहरण में मिलते हैं लोग। ये पूरी दुनिया को जीतने के लिए चला था। इसका एक बार पाँव जख्मी हो गया, इसका बैल बोले कि पैर को काटना पड़ेगा, लेकिन बोले कि मेरा पैर किसी भी कीमत पे बचना चाहिए, चाहे कोई ट्रीटमेंट करा। तो उनका जो महापैर था वो एलोवेरा से इनको बचा पाया, उनका पैर को। उनका जब बायोग्राफी पढ़िएगा तो ये सारी चीज़ आपको मिलेगा। इसके बाद महात्मा गांधी को आप लोग देखे होंगे, देखने में बड़े पतले दुबले बड़े बुजुर्ग व्यक्ति, लेकिन जब चलते थे तो सबसे ज़्यादा चलते थे। उन्होंने खुद ही कहा कि जब साउथ अफ्रीका में जब मैं था तो वहाँ पे मैंने एलोवेरा का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया, तो मेरा जो बॉडी में एनर्जी है बिल्कुल उसी के आधार पर है। ऐसे करके एक पांचवा, एक ऑस्ट्रिया देश की खोज किया। अभी पीली रंग की बस आपने देखा होगा स्कूल वाली, उसमें माइक्रोपोलो लिखा हुआ रहता है, इसे देखिएगा। तो वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया देश की खोज की। वो एक बार क्या, जब ऑस्ट्रेलिया देश की खोज कर रहे थे तो टापू पे फंस गए जहाँ पे पानी था और एलोवेरा का पत्ता था। तो एलोवेरा का पत्ता और पानी को खा करके पी करके मतलब 6 महीना जिंदा रहे। तो वैसे इन्होंने शोध निकाला डॉक्टर जॉन मिलर। ये सारे शोध लोग करके वैज्ञानिकों के पास गए, सारे वैज्ञानिक ने बोला कि इतिहास में क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि इतिहास में जादू होता था, इसको मैं नहीं मानूंगा, वो अपना शोध करूंगा तब बताऊंगा। तो सारे वैज्ञानिक इस पौधे पर फिर से शोध चालू कर दिए। वो जो वैज्ञानिक लोग थे वो उनके शोध को शुरुआत किए।
तो शोध में सबसे पहले जब ये जो डॉक्टर जॉन मिलर ने इनकार किया है, तो 400 तरह की प्रजातियां मिली एलोवेरा के ऊपर में। मुरब्बा भी उसमें से एक प्रकार होता है ना? लोग लगाए आप लोग लगाए ना? क्या करते हैं उससे? कभी कभी खाते हैं भी हैं और चेहरा में लगाते हैं लगाते हैं उसको, तो उसी की विषय बता रहा हूँ। तो झारखंड में भी हम मुरब्बा ही बोलते हैं उसको, जितना भी गाँव में होते हैं सब लोग मुरब्बा के नाम से जानते हैं। तो इसी का इसकी 400 प्रजातियां मिली। 400 प्रजाति में से 385 जो है वो खरपतवार है। मतलब इसमें 5 to 50% इसमें क्या हुआ कि मेडिसिनल गुण हो गया, बाकी ये खरपतवार हो गया, है ना? 11 प्रजातियां ऐसा मिली कि जो पॉइजन भी है, मतलब जहरीला है, जिसको खाने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है, हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये 11 प्रजातियां वैसे भी बच गई। तो डॉक्टर जॉन मिलर का कहना है कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ का एलोवेरा से बाहर यूज करने के लिए है। अगर आप खाते हैं तो नुकसान कर जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई पॉइजन वाला मिल जाए। तो आप अपने चेहरे पे लगाइए, माथे दर्द में लगाइए, कोई घाव नहीं सूख रहा उसमें लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से, क्योंकि 11 प्रजातियां उसकी जहरीली नहीं हुई, तो मालूम तो है नहीं, तो ये आपको नुकसान कर जाएगा। 3 प्रजातियां ऐसा मिली जिसमें 60 से 70% दवा का गुण मिले। मतलब 3 प्रजाति ऐसी है जिसमें दवा का गुण है, मतलब आपके हार्ट को फायदा किया तो लीवर को खराब कर देगा, है ना? किसी को लीवर में फायदा किया तो ज्वाइंट को खराब कर देगा। तो ये भी आपको जहाँ तहाँ का यूज करने का नहीं है। तो डॉक्टर जॉन मिलर जो वैज्ञानिक को खोज कर रहे थे, खोज करने में उन्होंने सोचा कोई ना कोई तो 1% जो सही होगा, पूरे बॉडी के लिए फायदेमंद होगा। तो वो जब खोल के खोजे तो उसको मिला एलोबार्बाडेंसिस मिलर, एक प्रजाति मिली। इसकी एक ही प्रजाति है जिसका नाम है एलोबार्बाडेंसिस मिलर। ये प्रजाति दुनिया की सबसे सर्वोत्तम प्रजाति है। इसी एलोवेरा को वैज्ञानिकों ने कहा कि इसको आप यूज करिए, लेकिन लोग क्या बिजनेस बना दिए और जैसे तैसे करके सब आपके पास प्रस्तुत करते हैं। अभी आगे समझ में आएगा कि अभी तो ये समझ रहे हैं कि कौन सा कैसे यूज करना चाहिए, करना चाहिए, सारे चीज़। तो ये जो वैज्ञानिक ये मिला सबसे बढ़िया। अब मिला कहाँ? ए का मतलब एलोवेरा हो गया, बी का मतलब बर्बाडेंसिस। तो वेस्ट इंडीज में बर्बाडोस एक जगह है जहाँ पे ये पौधा मिला, इसीलिए इसका बर्बाडेंसिस नाम हुआ। और मिलर जो डॉक्टर जॉन मिलर खोज के उनके नाम से पड़ा, इसी का नाम होना एलोबार्बाडेंसिस मिलर। ये पूरी दुनिया की सर्वोत्तम प्रजाति है। क्यों है? क्योंकि इसमें 100% मेडिसिनल गुण है। मतलब मेडिकल की जितनी दवाइयाँ केमिकलाइज वाली बनती है ना, उससे हजारों हजार गुना इसके अंदर में नेचुरल पावर है ना, इसके अंदर में। इसके बाद 100% इसमें ब्यूटिशनल गुण है। मतलब सुंदर रहने के लिए जितने प्रकार की चीज़ों की जरूरत होती है वो सारा का सारा इसके अंदर में पाया जाता है। और इसमें 100% इसमें न्यूट्रिशनल गुण, मतलब बॉडी को जितने प्रकार के भोजन की जरूरत है वो सारा का सारा इसके अंदर में पाया जाता है। अगर आप 100 ml इसको डेली आप ले लेते हैं तो आपकी बॉडी को भोजन से मिला या नहीं मिला सारा चीज मिल जाएगा, जितना चीज चाहिए। तो ये पूरी दुनिया में एकमात्र एक जादुई पौधा बोलते हैं, मिराकल प्लांट नाम देता है। ये बिल्कुल जादुई पौधा है, जो अब नहीं बोलता कि ऐसा होगा तो चमत्कार हो जाएगा। जैसे किसी का किडनी खराब हो जाती है, मैं बोला कि किडनी ठीक हो जाएगा, तो बोलता है कि ऐसा हो जाएगा तब तो चमत्कार हो जाएगा। तो ये पौधा ही चमत्कारिक है, आपका बॉडी चमत्कारिक है, हमारा बॉडी भी चमत्कार है और ये चमत्कारिक है। तो यही जाकर के काम करता है, ये काम करता है, ठीक हो जाता है। तो यही करते, इस तरीके से ये जाता है। अब क्यों है इसको बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम आगे। ये तो पहला शोध हुआ, अब आगे इसको जानते हैं। तो ऐसे करके दूसरा शोध आया कि जब ये पौधा है तो इसका प्लांटेशन कैसा होना चाहिए, इसका प्लांटेशन भी होना चाहिए तब ना। तो इसका प्लांटेशन खेती अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसको लगाने के लिए क्या चाहिए, पॉल्यूशन फ्री जगह चाहिए जहाँ पे बिल्कुल गंदगी नहीं हो, क्योंकि ये पौधे को साफ सुथरा पसंद है। जितना गर्मी पड़ता हो उसको भी इसके लिए अच्छा होता है। इस पौधे को सबसे पहले क्या है, तो खेती करने के लिए साफ सुथरा जगह चाहिए। जहाँ पे इसकी खेती होती है वेस्ट इंडीज में, मतलब 10,000 एकड़ की इसकी खेती होती है। 10,000 एकड़ मुंबई से दुगना एरिया, जहाँ आप देखेंगे वहाँ तक आपको नजर आएगा। वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि आदमी जहाँ रहेंगे गंदगी वहाँ रहेगी। तो आदमी नहीं है, कल कारखाने, रोडवेज नहीं है और एयरवेज नहीं है, क्योंकि एरोप्लेन के वाइब्रेशन से भी ये पौधा खराब हो जाता है। तो इसको लगाने के लिए वहाँ पे बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री रखा गया है। तो सोचिए कितने मेहनत करते हैं हम लोग, उतने बड़े बड़े वैज्ञानिक बना करके मेहनत करते हैं। तो इस तरीके से पॉल्यूशन फ्री इसको चाहिए। इसको ये मिराकल इसलिए है कि ये पौधा को जड़ से भोजन नहीं चाहिए, इसको इन्वायरमेंट से भोजन चाहिए। तो जितना साफ सुथरा इन्वायरमेंट दीजिए उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसको जड़ से कोई मतलब नहीं, जड़ तो खड़ा रहने के लिए होता है, तो इसलिए इसको मिराकल बोला जाता है। इसको भोजन की जरूरत जमीन से नहीं पड़ती है, ये इन्वायरमेंट से पड़ता है। तो ऐसे करके
तो इस तरीके से ये इसको चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जब इसको 40 डिग्री का टेम्परेचर पर भी चाहिए, अगर 40 से कम मिल रहा है, अगर 30 रहेगा 30 मिलने लगा इसको, तो इसको 40, 50, 60, 70 जितना ज़्यादा गर्मी मिलेगी उतना ज़्यादा इसके लिए अच्छा है ये पौधा को। और अगर इसको 30 डिग्री टेम्परेचर मिला तो वो फिर आपको खराबी करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से ये वेस्ट इंडीज में 40-50 डिग्री टेम्परेचर सालों भर आता है, इसलिए वहाँ के लोग बहुत लंबे होते हैं, काले होते हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो वहाँ पे एलोवेरा का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए इसको 40 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। और हमारे देश में तो 40 डिग्री का टेम्परेचर नहीं रहता है, गर्मी के समय में 40-45 जाता है, लेकिन बाद में तो कम हो जाता है। तो इसीलिए इसको 40-50 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं पे पौधा फेंक भी दीजिएगा तो वहाँ से खड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको टेम्परेचर चाहिए, तब जाकर के ये इसका प्लांटेशन खेती कर सकते हैं। ये इसका होगा। दूसरी बात, जब ये पौधा मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होता है होने में इसको कम से कम 2 से 3 साल का समय लगता है। अब 2 से 3 साल लगाइए और 3 साल के बाद काटिएगा। भारत में कौन किसान एक बार लगाएगा 3 साल काटेगा, क्या खाएगा बेचारा। तो 2 से 3 साल में जब मैच्योर होता है ये, तो इसमें पीला रंग का एक फूल निकलता है। और जब पीला रंग का फूल निकल गया तो बोला कि ये पौधा कि मैं मैच्योर हो चुका हूँ। तो जैसे ये मैच्योर होगा इसके पत्ते को काटेंगे आप, काट के लाके 4 घंटे में सारे उनको खो देगा, क्योंकि ये हवा के संपर्क में इसका रेडिएशन ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे आप कभी सेब को काट के काला हो जाता है, बैगन को काट के, आलू को काट के काला होने लगता है, तो ऑक्सीडेशन होता है। तो जैसे ये काटेंगे 4 घंटे में अपने सारे गुण को खो देगा। 4 घंटे में इसका यूज़ कर लिए तो ठीक है, वरना ये 4 घंटे में पूरी तरीके से खराब हो गया, कोई काम पे नहीं बचाइए। अगर कोई आपको घेर कुमारी एलोवेरा ला के दे रहा है तो इसका मतलब कि वो एक्सपायरी हो गया। 4 घंटे में जब खराब हो गया और दे रहा है कि 6 महीना में भी खराब हो गया, तो ये 4 घंटे में ये सारे गुण को खो देता है। तो इस प्रकार से इसका ये खेती करने का तरीका होता है। अब इसके थोड़े काम के बारे में हम लोग देखेंगे, इसका काम क्या क्या होता है। इसका काम के बारे में अगर हम लोग देखें, इसका वर्क, तो सबसे पहले इसका काम क्या होता है इस पौधे का, पूरी दुनिया में मात्र एक पौधों का, ये मैंने क्या बोला, पौधों का महाराजा पौधा है। जैसे जंगल का राजा शेर होता है ना, वैसे जड़ी बूटियों का राजा शेर होता है। इसका काम क्या होता है, इसका सबसे पहले काम आपके बॉडी में डेली जो टॉक्सिन जमा होता है डेली बाहर निकाल देगा। अब भोजन हवा पानी को तो मैं बोला बदल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रकृति एक चीज आपको बना के दी कि आप जो खाना सब कुछ खाओ, लेकिन इसको यूज करो, डेली झाड़ू मार के गंदगी बाहर निकाल देगी, है कि नहीं। तो ये टॉक्सिन निकालने का काम करता है। अब टॉक्सिन निकालने में 400 तरह का एलोवेरा मैंने बताया, 400 तरह में 399 नहीं निकालेगा, सिर्फ कौन निकालेगा, एलोबर्बाडेंसिस मिलर। अब क्यों निकालेगा, क्योंकि इसके अंदर में लिग्निन और एक सेपोनिन एक प्रकार का तत्व पाया जाता है। बाकी 399 में लिग्निन और सेपोनिन नहीं पाया जाता है। लिग्निन क्या हुआ, लिग्निन एक प्रकार का तत्व होता है जो आपके बॉडी के अंदर में जाता है, पूरा सेल तक चला जाएगा, ये पूरा सेल तक जाने वाला है। और सेपोनिन एक प्रकार का प्राकृतिक साबुन हो गया। तो ये दोनों मिलकर के क्या करेगा, डेली आपके बॉडी में घूमता फिरता रहेगा, स्कैनिंग करेगा और जहाँ जहाँ गंदगी मिली उसको बाहर निकालते चले जाएगा। अगर आपके बॉडी में कहीं कैंसर का सेल आ रहा, कैंसर की बीमारी पता नहीं चलता है, जब अंतिम पोजीशन में पता चलता है। किडनी आपका खराब होगा, एक खराब हो तो पता नहीं चला, दूसरी खराब होगी तो पता चलेगा। लेकिन पूरी दुनिया में कोई टैबलेट नहीं कि भैया टैबलेट दे दो कि मेरा किडनी खराब नहीं हो, मेरे को कैंसर कभी नहीं हो, कोई दवा है कहीं पे? नहीं। कोई मेडिकल कोई डॉक्टर देगा? नहीं देगा। लेकिन भगवान बना कि कितना अच्छा चीज दी कि आप इसका इस्तेमाल करो, ये डेली आपके शरीर के अंदर में घूम रहा है और कहीं पर कैंसर का भी सेल आ रहा है वहीं पे इसको खत्म कर दिया। किडनी खराब होने जा रहा पहले ही खत्म कर दिया, आँख खराब होने से पहले आपको ठीक कर देगा। तो कितना बढ़िया चीज है। तो ये लिग्निन और सेपोनिन सिर्फ एलोबर्बाडेंसिस में पाया जाता है। तो ये जाकर के आपको क्या करेगा, ये टॉक्सिन निकालने का काम करेगा। जब बीमारी का मेन कारण था ना ये गंदगी, ऐसे ऐसे, अब ये जैसे ही जाएगा पेट के अंदर में सबको भागना चालू करेगा। इसीलिए कुछ लोग जब हमारी इसको यूज करते हैं तो क्या होता है, यूज करना शुरू करेंगे तो बोलेंगे सर मेरा तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। तो होता क्या है, जैसे आपके घर में अगर मान लीजिए 4 आतंकवादी बैठा हुआ है और अचानक से एक गाड़ी पुलिस आ गई, आतंकवादी क्या करेगा, उसकी हालत क्या होगी, इधर से कूदेगा उधर से भागेगा। तो जैसे ये बॉडी के अंदर हो जाती, थोड़ा सा बात खत्म ही हो रहा है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही बॉडी के अंदर में जाएगा तो वैसे ही सारी गंदगी भागना शुरू करती है, बैक्टीरिया वायरस सब भागना शुरू करता है और तुरंत शरीर को राहत मिलना शुरू होता है। तो इस प्रकार से ये गंदगी को निकालने वाला, मैंने बोला 99% को निकालने वाला नहीं है, जब भी निकालेगा तो ये
एलोवेरा आपको इसको निकालना शुरू करेगा। और बीमारी का सबसे मेन कारण तो यही है, जैसा मैंने बताया आपको, सिस्टम खराब करने में। तो डेली अगर इसको आप लेंगे तो ये क्या करेगा, आपकी गंदगी को डेली निकालना शुरू करेगा। भोजन, हवा, पानी के माध्यम से जो बॉडी में गंदगी जा रही है, डेली निकल रहा है, ये आपका विकल्प मिला ना जी, एकदम महान विकल्प मिला आपको। तो इस तरीके से ये टॉक्सिन को निकालना इसका पहला काम हो गया। दूसरा काम हो गया आपके बॉडी को न्यूट्रिशन देना। न्यूट्रिशन मतलब पोषण देना। जितने प्रकार के पोषक आहार की जरूरत आपको है वो आपको ये दे देगा। अब आपकी बॉडी को कितने तरह के पोषक आहार की जरूरत है थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। आपके शरीर को कम से कम 275 तरह के न्यूट्रिशन की जरूरत है, 20 तरह के मिनरल की जरूरत है, 18 तरह के अमीनो एसिड की जरूरत है, 13 प्रकार के एंटीबायोटिक की जरूरत है, 12 तरह के विटामिन और 9 तरह के एंजाइम्स। ये आपके बॉडी को डेली चाहिए। और पूरी दुनिया में एकमात्र एक ऐसा पौधा होता है एलोवेरा जिसके अंदर में ये सारा चीज पाया जाता है। बाकी कितना भी आप ड्राई फ्रूट खा लीजिए, काजू किशमिश पिस्ता बादाम खा लीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं है। इतना एक बार में आप खा भी नहीं सकते हैं। लेकिन 100 ml अगर इसको पी लिए तो आपके बॉडी को पूरी तरीके से दे दिए। तो ये अमृत है कि नहीं है? कब खाना चाहिए सर? बताए सब आगे बताते हैं, सब कुछ बताएंगे आ रहे हैं, उसी पे आएगा। पर इसको थोड़ा समझ लीजिए, है ना। तो आपके शरीर को अगर ये 100 ml डेली आप ले रहे हैं तो आपके बॉडी को पूरी तरीके से मिल जा रहा है। कोई विटामिन, कोई दूध और मलाई खाने का जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर में इतना तरह का चीजें पाया जाता है। इसके बाद तीसरा इसका फायदा क्या होता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करके रखेगा। इम्यून सिस्टम, अभी कोरोना वायरस में अपने सामने सुना इम्यून सिस्टम के बारे में जी, तो इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करने वाला दुनिया का एकमात्र पौधा होता है। आप इसको इस्तेमाल करिएगा, आपका इम्यून सिस्टम कभी बीमार ही नहीं पड़िएगा। जिसके घर में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, ज़्यादा गर्मी बरसात कोई बीमारी नहीं, आपके घर में भी एक टैबलेट आना बंद हो जाएगा, जिनके घर में भी चला गया। तो ये आपके बॉडी को मजबूत करने का काम करता है। ये कभी कभी होता है ना कि जैसे दो दोस्त गए पानी में भीग रहे हैं, एक बीमार पड़ गया, एक ठीक सही है, तो बीमार क्यों पड़े क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है। तो ये बॉडी को मजबूत करने के लिए जैसे आप बोले ना कि घर बनाते हैं, दरवाजा लगाते हैं, गेट लगाते हैं, बाउंड्री करा देते हैं, एक वहाँ पे गार्ड रखते हैं कि घर मेरा मजबूत रहे। तो इसी तरीके से बॉडी को मजबूत रखने की जरूरत है। ये घर मकान तो चला जाएगा, घर मकान में क्या होता है, करोड़ों रुपये लगा दीजिएगा, लेकिन जब शरीर स्वस्थ नहीं तो करोड़ों का घर आपको कोई सुख देने वाला नहीं, है कि नहीं। करोड़ों का गाड़ी खरीद लीजिए, आपका तबीयत ठीक है, कौन काम का क्या है, अनेकों प्रकार का झुमका पूरा सोना चांदी का बना लीजिए और शरीर ही खराब है, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो ये सबसे जरूरी है इसको मजबूत करना, इसी पे सब कुछ शोभा देता है। और अगर आप पैसा कमा भी लिए, जैसे तैसे पैसा कमा लेते हैं, इधर से पैसा कमाते हैं, इधर से बीमार पड़ते हैं, तो पैसा कमा के इधर बीमारी में सब चला गया, क्या बचा आपके पास? पैसा भी नहीं बचा, हेल्थ भी नहीं बचा, वो आदमी भी चला गया। जिसके घर में जो आदमी मर जाते हैं उसके गार्जियन, उसके घर की स्थिति देखी क्या होता है, ठीक है जी। तो इसलिए शरीर को हेल्दी रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ये आपका इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में, मतलब हेल्दी रखने में सबसे बड़ा योगदान इसका होता है। चौथा कारण होता है आपके सेल का